मातरम साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत राज चुनाव का बिगुल बज चुका है कह सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहला काम जो है कार्मिकों की ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा इनकी जो डिटेल्स है वो अपडेट की जा रही है। ईएमएस पोर्टल यानी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे आप सभी को अपना अपना वीडियो वाइज जो भी डिटेल्स है कार्मिकों की वो अपडेट करनी है। इसके संबंध में पहले तो मैं आपको एक आदेश बता देता हूँ जिला कलेक्टर महोदय का, और उसके बाद में इस पोर्टल पे आपको कैसे काम करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आदेश है, ये आदेश है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, और जिसमें लिखा हुआ है कि मतदान दलों के गठन हेतु एनआईसी के तकनीकी सहयोग से ईएमएस सॉफ्टवेयर पे कार्मिकों का बेसिक डाटा है वो तैयार किया जाना है। अब इसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो ये सारा काम है निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 1/8/2026 तक यानी 1 अगस्त तक ये काम पूरा करना है। तो अभी जैसे 3-4 दिन में ये काम पूरा करना है और प्रमुखता से संपादित किया जाना सुनिश्चित करावें। अब इसके लिए जो वेब लिंक है वो भी दिया हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके बाद में पंचायत समिति का नाम, नगर परिषद का नाम, तहसील, विधानसभा, वोटर संबंधी जानकारी, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। अब इसी क्रम में सभी कर्मचारियों या कार्मिक, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे, के संबंध में अद्यतन की जानी है। वो चाहे वे चुनाव ड्यूटी से मुक्त विभाग हों, यानी कि जैसे हॉस्पिटल वगैरह है जिनकी सामान्य रूप से ड्यूटी नहीं लगती, उनको भी करना है। और कर्मचारियों को मतदान दलों के गठन के समय जिला स्तर पर पृथक किया जाएगा, यानी एक बार तो सभी को अपनी डिटेल्स इस पोर्टल पर करनी है। उसके बाद में जो आवश्यक सेवाओं वाले जो विभाग होंगे उनके कर्मचारियों को अलग कर दिया जाएगा। और 100% कर्मचारी की जानकारी अद्यतन करना यानी अपडेट करवाना और उक्त कार्य सुव्यवस्थित और समय पर किया जाना सुनिश्चित कराएं। अब जैसे आप इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो डीडीओ यूजर नेम, जो डीडीओ आईडी है वो आपको एंटर करनी है, डीडीओ कोड या पे मैनेजर की आईडी जो पहले होती थी। उसके बाद में पासवर्ड इसका डिफ़ॉल्ट है 123 है, वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा। और लॉगिन के उपरांत डीडीओ को अपना पासवर्ड है वो आवश्यक रूप से बदलना होगा। उसके बाद में आपको नया पासवर्ड रीसेट करना है। उसके बाद में सभी कर्मचारियों की चुनाव संबंधी जानकारी प्रविष्ट किए जाने के पश्चात नोडल अधिकारी आईटी है, इसके द्वारा इसको मर्ज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके पश्चात जिले के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को पूर्ण डाटाबेस है वो उपलब्ध हो जाएगा, और जिसका उपयोग पंचायत आम चुनाव 2026 के संचालन हेतु मतदान दलों के गठन के लिए एनआईसी द्वारा जो विकसित सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से किया जाएगा। अब इसके लिए ये तो आदेश हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ डिटेल्स तो इसमें बता देता हूँ। उसके बाद में आपको पूरा एक बता दूंगा किस तरीके से क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डीडीओ कोड एंटर करना है, जो पे मैनेजर वगैरह पे भी डीडीओ ऑफिस आईडी थी वो। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 123 है। जैसे आप लॉगिन करेंगे पासवर्ड रीसेट के लिए आपको कहा जाएगा, तो अगले स्टेप में आपको पासवर्ड है वो रीसेट करना है। पासवर्ड डिटेल्स रीसेट करने के बाद में डीडीओ ऑफिस अपडेट में आपको अपने डीडीओ कार्यालय की जानकारी है वो अपडेट करनी है, और जो भी स्टार मार्क किया हुआ है रेड कलर में वो सारी सूचनाएं आपको अनिवार्य रूप से अपडेट करनी है। अब यदि डीडीओ का स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति हो गई तो नए डीडीओ के मोबाइल नंबर और डीडीओ का नाम वगैरह आपको पढ़ना है। उसके बाद में अब ऑफिस मैपिंग में अवर डीडीओ ऑफिस मैप ऑफिस पेज पे आप क्लिक करेंगे तो डीडीओ मैप ऑफिस में जितने भी ऑफिस आते हैं उन सब का नाम आ जाएगा। और आपको ये देखना है कि कोई ऐसा ऑफिस नहीं हो जो आपकी कार्यालय से जुड़ा हुआ नहीं हो, अगर है तो उसको आपको अनमैप करना है। और अगर कोई ऑफिस ऐसा है जो आपके उसमें सही आ रहा है तो उसको आपको मैपिंग करनी है। अब अपडेट एम्प्लॉय में जाने के बाद में जहाँ जितने भी आपको कार्मिकों की लिस्ट है उसको आपको चेक करना है, वहाँ एडिट बटन होगा, उस पर क्लिक करके संबंधित जानकारी को अपडेट करना है। अब इसमें भी हो सकता है कि कई कर्मचारी ऐसे हो जो स्थानांतरित होकर के ट्रांसफ़र होकर के आए हो, या कुछ कर्मचारी ट्रांसफ़र होकर के कहीं दूसरी जगह चले गए हो, क्योंकि बहुत चेंजेज हुआ है साल भर में, जो पिछले जो इसमें आंकड़े थे उसके बाद में। तो ऐसी स्थिति में यदि कार्मिक का ट्रांसफ़र होकर के आया है यानी ऐड हुए हैं तो कार्मिक का सूची में नाम नहीं होगा, क्योंकि वो नए आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्मिक का नाम जोड़ने के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। एनआईसी आईडी से भी आप कर्मचारी को सर्च कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस हैं जिसमें आप नाम से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कर्मचारी को सर्च करके उसको ऐड करना है। दूसरा है ट्रांसफ़र आउट। ऐसे कर्मचारी जिनका स्थानांतरण हो गया है उन कर्मचारियों के नाम हटाने के लिए आपको ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करके उनको वहाँ से नाम हटाना है। और नाम जोड़ने के लिए सर्च करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया एम्प्लॉय आईडी सबसे अच्छा ऑप्शन है। नाम इंग्लिश में, नाम एक नाम के कई कर्मचारी हो सकते हैं तो मोबाइल नंबर आप इंटर कर लें, या बैंक अकाउंट नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस हैं, वो काम करेंगे कोई ना कोई। उसके बाद में जब नए कर्मचारी ऐड करेंगे तो उसकी कुछ डिटेल्स आपको फीड करनी पड़ेगी। जैसे सर्च करने पर कार्मिक का नाम अगर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, इसका मतलब होगा कि बिल्कुल नया कर्मचारी जिसका डाटा इस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, यानी गत साल जो भी ये साल 2 साल पहले इस पर अपडेट हुआ था उसके बाद में अगर पोस्टिंग है, खास करके ये उन समस्या वहाँ आएगी जहाँ
कार्मिक है, बिल्कुल नए हैं, नई पोस्टिंग है, फ्रेश पोस्टिंग है, तो ऐसे में उनको कार्यालय का नाम, कार्मिक की NIC ID, कार्मिक का कोड और कार्मिक का नाम हिंदी में, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर और जेंडर, ये सारी जानकारी आपको एक फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में भर करके आपको देनी है। तो वहाँ NIC कार्यालय से आपके उस कार्मिक का नाम है वो ऐड हो जाएगा। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके कार्यालय में जितने भी कार्मिक हैं उनका संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत होगा, जिसमें राजपत्रित कितने हैं, अराजपत्रित यानी नॉन गेजेटेड कितने हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, BLO कितने हैं, कुल कार्मिक कितने हैं और अपडेट किए गए कार्मिकों की संख्या वगैरह सब कुछ प्रदर्शित हो जाएगा। उसको आपको चेक करना है और सारा सही हो जाए, अपडेट हो जाए, उसके बाद में लॉक बटन का उपयोग करना है। लॉक करने के उपरांत किसी कार्मिक की सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए लॉक करने से पहले ये सारी डिटेल्स अपडेट कर लें। फिर भी मान लो अगर लॉक हो जाता है और बाद में कोई अपडेट आ जाती है, कोई किसी का ट्रांसफ़र या कुछ होता है, तो आप उप कोष कार्यालय या कोष कार्यालय जो भी आपके नज़दीक में है या NIC कार्यालय, वहाँ संपर्क करके इसको अनलॉक करवा सकते हैं। उसके बाद में कार्मिक की सूचना अनलॉक करने के बाद में उसकी एक प्रिंट निकलेगी, उस प्रिंट पे DDO हस्ताक्षर करके संबंधित आपके कोष ट्रेजरी या सब ट्रेजरी को उसकी कॉपी जमा करानी है। और तकनीकी समस्या अगर आपकी इस संबंध में कोई आती है तो कार्यालय समय 9 से 6 तक NIC के जो टेलीफोन नंबर है, ये जिला वाइज आपको अलग अलग मिलेंगे, तो आपके जो भी जिले के नंबर होंगे NIC के नंबर, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, हेल्पलाइन है। अब कर्मचारी का नाम अगर आपको जुड़वाना है तो आपके कार्यालय का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में सेवा में प्रभारी मतदान दल गठन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद, और उसके बाद में विषय है EMS पोर्टल पर नए कार्मिक का डाटा जुड़वाने बाबत। अब ये सारा फॉर्मेट मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा, आप अपना नाम या जिले का नाम चेंज कर लें। उसके बाद में क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है, जो नए कार्मिक है जिनका नाम इस पोर्टल पर नहीं आ रहा है, तो उनके लिए आपको जो जो चीज़ें भरनी है वो है कार्यालय का नाम, कार्यालय का DDO कोड, कार्मिक की एम्प्लॉय ID और JJL वाली या जो भी है। उसके बाद में कार्मिक की ID, पे मैनेजर ID जो NIC ID है वो, कार्मिक का इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स यानी बैंक खाता संख्या, जेंडर स्त्री या पुरुष या और कोई विवरण अगर देना चाहें तो ये सारी डिटेल्स आप भर करके, मान लो जैसे इसमें BLO वगैरह का नहीं है तो अगर BLO वगैरह है तो वो आप उसमें मेंशन कर लें, और साइन है DDO के, कोड नंबर, मोबाइल नंबर, और इसकी कॉपी है आपको एक तो NIC कार्यालय में देनी है और उप कोष कार्यालय में ट्रेजरी में भी देनी है। तो इस तरीके से ये तो पूरा प्रोसेस हो गया कि किस तरीके से करना है। अब इसी को थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको बता देता हूँ कि ये जो URL है यानी जिस एड्रेस पे आपको लॉगिन करना है, अब नॉर्मली आप लॉगिन करेंगे या सीधे जो लिंक दिया हो तो उस पर लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से ये एक आएगा जिसमें कैप्चा वाली समस्या आएगी। तो मैं आपको दूसरा एक ये लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप करें। अब यहाँ से सबसे पहले यूजर नेम आपको DDO कोड भर करके पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 करके आपको पासवर्ड चेंज करना है। नया पासवर्ड है, अब नया पासवर्ड है उसमें एक ध्यान रखना है कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और कम से कम 8 लेटर्स या अक्षर होने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना है वो एक पासवर्ड बढ़ा लें। उसके बाद ये पासवर्ड आपके रीसेट हो जाएगा। सबसे पहला काम डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 करके रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऑफिस अपडेट करना है, यानी आपको कार्यालय में जो भी अपडेशन है वो करना है, यानी जिसमें DDO की जानकारी है वो सबसे पहले आपको अपडेट करनी है। और उसके बाद में कोई संशोधन नहीं होगा। तो यहाँ से जैसे सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे इस तरीके से, तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको सबसे पहला जो है वो इसमें आपको दिखेगा ऑफिस अपडेट। तो यहाँ से ऑफिस अपडेट में आपको ऑफिस ID है, काफ़ी चीज़ें आपकी भरी हुई सो होगी, कार्यालय का नाम वगैरह। अब इसमें कुछ चीज़ें जो अगर नहीं भरी हुई है तो आपको इसको अपडेट करनी है। कार्यालय का नाम हिंदी में, विधानसभा क्षेत्र, DDO का नाम हिंदी में, मुख्य विभाग, मोबाइल नंबर, उप विभाग, ईमेल ID, ये सारी चीज़ें देख लें। अगर कोई चीज़ इसमें नहीं भरी हुई है तो क्योंकि सारे ये रेड स्टार होंगे। और उसके बाद में इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में अगला ऑप्शन है स्कूल मैपिंग का। अब स्कूल मैपिंग में केवल जो स्कूल ऑप्शन केवल स्कूल वाले DDO को ही आएगा, यानी अन्य DDO जिसको छोड़ करके पॉइंट 6 पे आगे जाए। यानी 5 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि जो DDO है उनके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं उनको आपको मैप या अनमैप करने के लिए इस ऑप्शन को काम में लेना है। तो इसमें ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से ये लिस्ट जो होगी, अब DDO मैप ऑफिस, यानी इस लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके DDO के अंडर में जितने भी मैप कार्यालय है वो शो हो जाएंगे। इसके नीचे जो लिस्ट आएगी उसमें आएगी ऑफिस इज नॉट मैप, यानी जो ऑफिस मैप नहीं किए हुए हैं वो। अगर आप उस लिस्ट में आपका ऑफिस कोई है, आपके अधीनस्थ कार्यालय है जो आपके मैप में नहीं है, तो उसको आप यहाँ से मैप में कर सकते हैं, यानी ऑफिस अपडेट। उसके बाद में स्कूल मैपिंग, और तीसरा है ऑफिस मैप अदर DDO कोड। अदर DDO कोड से अगर ऑफिस मैप है तो उसके लिए आपको कार्रवाई क्या करनी है वो भी आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से ये आपकी ऑफिस मैपिंग का ऑप्शन खुलेगा 5 नंबर पे। उसके बाद में अब DDO ऑफिस मैप ऑफिस में क्या होगा
कि इस ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपके डीडीओ के अधीन जितने भी मैप विद्यालय है उनकी सूची शो हो जाएगी, और जो विद्यालय आपके डीडीओ के अधीन नहीं है उनको आपको अनमैप करना है। हो सकता है कोई दूसरा विद्यालय शो हो रहा है तो उसको आप अनमैप करें, ताकि संबंधित डीडीओ जिनके जो भी होंगे वो उसको मैप कर सकें। और अगर आपके मैप नहीं आ रहा तो भी इसका ऑप्शन है, यहाँ जैसे इस तरीके से ये लिस्ट आएगी। अब इसमें एक्शन में आपके जैसे ये कार्यालय है और ये आपके विद्यालय के अधीनस्थ नहीं है तो आप इसको अनमैप कर लें। इस तरीके से आपको अनमैप करना है, ऑफिस नॉट मैप। अब इसमें ये भी हो सकता है कि यदि कोई विद्यालय आपके पीओ या डीडीओ के अंडर में है परंतु वर्तमान में ईएमएस पोर्टल पे आपके अधीन प्रदर्शित नहीं हो रहा है, यानी वो नॉट मैप में आ रहा है, तो इस ऑप्शन से आप नॉट मैप की जो लिस्ट में जितने भी होंगे उनको आपको मैप करना है। यानी आपके अधीनस्थ का कोई विद्यालय या कार्यालय है तो उसको आपको अपने अंडर में इसको मैप करना है। और इसके लिए विद्यालय को सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे, और उस विद्यालय के नाम के आगे प्रदर्शित मैपिंग ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको अपने अधीन है उसको मैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कार्यालय की लिस्ट आएगी, इसमें से आपको जो भी आपके अधीनस्थ है उनको आपको मैप करना है। अधीन में आ रहा है और आपके अधीन में नहीं है और मैप में शो हो रहा है तो उसको अनमैप करना है। लेकिन आपके अधीनस्थ है लेकिन वो शो नहीं हो रहा है तो इस लिस्ट में से, यानी आप अनमैप जो लिस्ट है उसमें से संबंधित को आपको यहाँ से चेकबॉक्स पर क्लिक करके उसको मैप करना है। तो दोनों बातें हो गई। आपके कुल मिलाकर के आपके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय है उनको आपको मैप करना है। अगर कोई दूसरा विद्यालय शो हो रहा है तो उसको अनमैप करना है, और आपके अधीनस्थ है लेकिन शो नहीं हो रहा है तो उसको आपको इस लिस्ट में से उसको मैप करना है। और मैप ऑफिस इज मैप्ड अदर डीडीओ कोड, इस ऑप्शन में वे सभी विद्यालय आएंगे जो किसी अन्य डीडीओ के अधीन मैप है। यदि आपके अधीन कोई भी विद्यालय जो वर्तमान में आपके ईएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है और इस सर्च ऑप्शन पर करने पर वह विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है और वो किसी दूसरे डीडीओ के साथ में मैप है, तो संबंधित जो भी पीओ है जहाँ भी ये मैप शो हो रहा है उस पीओ से संपर्क करके उनको कहना है कि आप उसको अनमैप करें ताकि उसको आप अपने अधीन मैप कर सकें। तो ये सामान्य सी जानकारी, इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये मैप अनमैप सारा एक बार आप देख लें, उसके बाद में आपके अधीनस्थ जितने भी लिस्ट आ जाएगी कि ये सारे आपके अधीनस्थ मैप है उनको। और अगर आपका स्कूल ABC तीनों ऑप्शन में नहीं है, यानी ना तो मैप में है, ना अनमैप वाले लिस्ट में है, ना अदर डीडीओ वाली लिस्ट में है, तो ऐसी स्थिति में आपको जिला मुख्यालय या जो भी NIC कार्यालय वहाँ से संपर्क करके मैपिंग सही करने के बाद में अब डीडीओ मैप ऑफिस में जाकर के मैपिंग लॉग होगी, तभी आपको एम्प्लॉय का ऑप्शन है वो आएगा। यानी आपको एम्प्लॉय देखने के लिए संबंधित जो भी विद्यालय कार्यालय है वो आपको अंडर में मैप होना जरूरी है। अब उसके बाद में मान लो कोई कर्मचारी है जो आपके शो नहीं हो रहा है, हालांकि उसका विद्यालय कार्यालय तो मैप है लेकिन कर्मचारी शो नहीं हो रहा है, खास करके ये स्थिति तब आएगी जब कर्मचारी बिल्कुल नए हो। तो ऐसी स्थिति में ईएमएस पोर्टल में किसी भी कर्मचारी को सर्च करने के लिए NIC ID है, एम्प्लॉय ID है, नेम है, मोबाइल नंबर है और बैंक नंबर है, किसी भी तरीके से आप इनको सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद में उसको आपको अपने अधीनस्थ विद्यालय में ऐड करना है। जैसे इस तरह के ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन एम्प्लॉय ID का है, नाम का है, नाम हिंदी में, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करके यहाँ एंटर करेंगे। जैसे एम्प्लॉय ID है यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एम्प्लॉय ID एंटर करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे तो कर्मचारी शो हो जाएगा, उसको आपको मैप करना है अगर आपके अधीनस्थ है। और ये ऑफिस अपडेट और स्कूल मैपिंग के पश्चात जो भी रिपोर्ट ऑप्शन है उसमें समस्त कर्मचारी की रिपोर्ट है वो PDF या एक्सेल में आपके डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में डैशबोर्ड पर इस तरीके से सूचना प्रदर्शित होगी कि आपके कुल कितने कार्मिक है, ट्रांसफ़र इन कितने हुए, यानी कितने ट्रांसफ़र होकर के आए, कितने ट्रांसफ़र होकर के गए, ट्रांसफ़र आउट कितने हैं। उसके बाद में यहाँ पेंडिंग यानी कितने कर्मचारी की डिटेल्स आपने अपडेट कर ली और कितने पेंडिंग हैं। अभी शुरू में सारे पेंडिंग आएंगे, उसके बाद में जब एक एक करके आप कंप्लीट करेंगे तो सारे यहाँ जितना भी आंकड़ा है वो कंप्लीट में आना चाहिए। और यहाँ से भी आपके ट्रेजरी कोड है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी है, तहसील का नाम, असेंबली का नाम वगैरह ये सारे शो हो जाएंगे। और आपके मेल फीमेल का आंकड़ा आ जाएगा, गेजेटेड नॉन गेजेटेड का आंकड़ा आ जाएगा और अदर्स BLO वगैरह तो उनका आंकड़ा आ जाएगा। और अपडेट एम्प्लॉय पे जा करके प्रत्येक कर्मचारी की डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। उसमें अगर कोई BLO है तो BLO का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। इस तरीके से कर्मचारी के नाम के आगे एडिट का ऑप्शन होगा और सारी डिटेल्स आप चेक करें। और जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के मूल और वर्तमान निवास की पंचायत समिति निकाय सही से अपडेट करना अनिवार्य है। कारण क्या है कि मान लो जैसे जो पोस्टल बैलेट वगैरह इशू होंगे जो मतदान के समय में डाक वगैरह से, तो उसके लिए यहाँ से एड्रेस वगैरह अगर फैच होगा तो एड्रेस, वर्तमान पता और स्थायी पता, मूल पता, ये दोनों चीज़ें आप अलग अलग चेक करके सही करके उसको मैप करें। और इस तरीके से प्रत्येक एम्प्लॉय को आपको यहाँ से एडिट बटन पर क्लिक करके उसको अपडेट करना है। अब वो ट्रांसफ़र इन की बात, यानी यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आपके DDO के अधीन हुआ है लेकिन वो इस EMS पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको कर्मचारी को ऐड करने के लिए सर्च ऑप्शन काम में लेना है, जिसमें NIC ID, एम्प्लॉय ID वगैरह से आप उसको सर्च करके अपने अंदर में लें। यहाँ से NIC ID डालेंगे, सर्च करेंगे तो वो कर्मचारी शो हो जाएगा, उसको आपको फैच करना है। दूसरा,
ट्रांसफ़र आउट, कोई कर्मचारी ऐसा है जो आपके अधीन था लेकिन इस लिस्ट में भी शो हो रहा है लेकिन अभी उसका ट्रांसफ़र हो चुका है लेकिन आपके अधीन बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को चेक बॉक्स पर क्लिक करके उनके नाम के आगे उसको ट्रांसफ़र आउट करके उस विद्यालय से या उस आपके डाटाबेस से रिमूव करना पड़ेगा, ताकि अगले जो भी डीडीओ जिनके अंडर में वो गए हैं वहाँ उनको फैच कर सकें। तो ये पूरा इस तरीके से ये ट्रांसफ़र इन और ट्रांसफ़र आउट का मामला हो गया। अब इसके सारा होने के बाद में सारे कर्मचारी सही सो हो जाएं, डैशबोर्ड पे देख लें, जितने भी कर्मचारी है सभी की डिटेल्स अपडेट हो और बीएलओ वगैरह जो भी मेंशन है वो सारा कुछ हो, उसके बाद में आपको इसको लॉक करना है। और लॉक करने के बाद में आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो लॉक उसी स्थिति में करें जब आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाए, और ये काम आपको 1-2 दिन में करना है। और यहाँ से जैसे लॉक करेंगे इस तरीके का मैसेज आएगा कि मेरे कार्यालय द्वारा सभी कर्मचारी अधिकारियों के नाम सहित सूचना भर करके मेरे द्वारा जाँच ली गई है और समस्त डाटा अपडेट करने के उपरांत लॉक करें। और यहाँ लॉक ऑप्शन आएगा, आप लॉक करेंगे और यहाँ पेंडिंग 0 आना चाहिए, तभी आपके लॉक ऑप्शन आएगा। अगर एम्प्लॉय डाटाबेस में कंप्लीट आ रहे हैं और पेंडिंग में अगर एक भी आ रहा है तो डाटा लॉक नहीं होगा। तो आपको पेंडिंग को 0 करना है। पेंडिंग 0 कैसे होगा? नए कर्मचारी तो उनको ऐड करना है, अगर कर्मचारी जिसका स्थानांतरण हो गया तो उनको आपको ट्रांसफ़र आउट करके उनको नाम हटाना है। उसके बाद में सबकी डिटेल्स अपडेट करने के बाद ही आपके ये कंप्लीट का आएगा और उसको लॉक करना है। तो लॉक करने के बाद में इसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं। प्रिंट आपके हार्ड कॉपी में PDF रूप में भी निकल जाएगा, एक्सेल में भी हो सकता है निकल जाएगा। तो जो भी हार्ड कॉपी है उसको आप चेक कर लें। एक रिपोर्ट कॉपी आप अपने कार्यालय में रख लें, एक कॉपी आप अपने संबंधित ट्रेजरी या NSE कार्यालय में भेज दें। और ये सारा करने के बाद में हस्ताक्षर वगैरह करने हैं जो भी आपके डीडीओ हैं उनके, और अन्यथा संबंधित विभाग अध्यक्ष या डीडीओ के विरुद्ध में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बहुत जिम्मेदारी से काम करना, चुनाव का काम है और एक एम्प्लॉय महत्वपूर्ण है, उनका डाटा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं करें। और चेंज पासवर्ड, EMS पोर्टल पे डीडीओ अपना पासवर्ड बदलने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये पूरा मैंने डिटेल बता दिया। अगले वीडियो में पूरा मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।